सेल्विया क्वाले हत्याकांड। रात के सन्नाटे में यूएस में रहने वाली एक लड़की का बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। सुबह जब उसकी लाश मिलती है तो उस लड़की के बदन पर कोई कपड़ा नहीं होता। कत्ल करने वाले ने उसके सर में एक गोली मारी थी और छाती के बीच में 4-5 बार चाकू से वार किया था। कातिल का मर्डर करने का तरीका इतना अजीब था कि सुबह आए फोरेंसिक डिपार्टमेंट वाले लाश की हालत देखकर अंदर से कांप जाते हैं। कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस और फोरेंसिक डिपार्टमेंट मर्डर रिपोर्ट से कई तरह के सबूत और एविडेंस कलेक्ट करती है और अपनी छानबीन शुरू करती है, लेकिन पुलिस की लगातार छानबीन और कोशिशों के बावजूद भी 40 सालों तक कातिल पकड़ में नहीं आता। समय बीतता है और अचानक पुलिस को एक ऐसा सबूत हाथ लगता है जिससे 40 सालों से उलझा हुआ केस 40 घंटों में सॉल्व हो जाता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पुलिस को मिलने वाली वो सबूत कुछ और नहीं बल्कि एक कोको कोला की केन थी। आखिर कौन थी वो लड़की जिसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था और कातिल ने ऐसा क्या जुगाड़ बिठाया कि पुलिस 40 सालों तक इस केस में उलझी रही, और कैसे एक मामूली से कोको कोला की केन ने इस केस को सॉल्व कर दिया। जानेंगे सब कुछ आज के इस क्राइम मिस्ट्री वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। हर हत्याकांड और हर मर्डर के पीछे एक मरने वाला, उसका कातिल और कुछ सबूत होते हैं और उसके पीछे छिपी होती है हत्या की वजह। लगभग हर मर्डर केस में ये कुछ कॉमन सी बातें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। कई मामलों में कातिल इतना चालाक होता है कि क्राइम स्पॉट पर रत्ती भर भी सुराग नहीं छोड़ता। इतिहास में ऐसे कई सारे कत्ल किए गए हैं जिसमें कातिल पुलिस को गुमराह करने के लिए घटना स्थल पर कुछ ऐसे सबूत छोड़ देते हैं जिससे पुलिस गुमराह हो जाती है और अपनी ही फाइलों में उलझ कर रह जाती है। इस रियल मर्डर मिस्ट्री कहानी की शुरुआत कोलोराडो यूएसए में रहने वाली एक लड़की से होती है। इस लड़की का नाम सेल्विया क्वाले था। वो चेरी हिल्स विलेज कोलोराडो यूएसए की रहने वाली थी। सिल्विया बचपन से काफी एम्बिशियस लड़की थी। वो प्रोफेशन के तौर पर एक आर्किटेक्ट थी। उसे इतिहास पढ़ना और इतिहास के नक्शे पर काम करना काफी ज्यादा फैसिनेट करता था। वो अक्सर इतिहास से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम भी किया करती थी। सिल्विया के अंदर और भी कई सारे शौक थे जिसे वो पार्ट टाइम किया करती थी, जिसमें पढ़ना, केक बनाना उसे खूब पसंद आता था। वो अक्सर खाली समय में डेकोरेटिव केक बनाया करती थी। धीरे धीरे करके उसने आर्किटेक्चर के साथ साथ अपना केक का भी बिजनेस शुरू कर लिया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो सिल्विया एक डिपेंडेंट लड़की थी। कुछ समय बाद सिल्विया ने अपने माँ बाप के घर से थोड़ी ही दूर पर उसने अपना खुद का घर भी ले लिया था और वो वहाँ अकेले ही रहा करती थी। लेकिन हर सुबह चाय, कॉफी और नाश्ते के लिए वो अपने माँ बाप के घर चली जाती थी और कुछ समय अपने माँ बाप के साथ समय बिताने के बाद वापस अपने नए घर पर आ जाती थी। अब सुबह की चाय, कॉफी और नाश्ता अपने माँ बाप के साथ करना सिल्विया का डेली रूटीन बन चुका था। लेकिन 4 अगस्त 1981 के दिन सिल्विया चाय, कॉफी और नाश्ते के लिए अपने माँ बाप के घर नहीं जाती है। ये बात उसके माँ बाप को थोड़ी सी अजीब लगती है। वो थोड़े परेशान जरूर होते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि सिल्विया अपने किसी काम में फंसी होगी, इसलिए वो आज कॉफी के लिए नहीं आ पाई। लेकिन कुछ घंटे और समय बीत जाने के बाद उसके माँ बाप को ऐसा लगता है कि हमें सिल्विया के घर जाना चाहिए, और थोड़ी ही देर बाद सिल्विया के घर न आने का कारण जानने के लिए उसके माँ बाप सिल्विया के घर पर जाते हैं। जब सिल्विया के पिता उसके घर पर जाते हैं तो उन्हें वहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं लगता है। दरअसल उन्हें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि सिल्विया का मेन दरवाजा खुला था और घर में बिल्कुल सन्नाटा भरा था। जब सिल्विया के पिता घर के पिछले दरवाजे पर जाते हैं तो पीछे का दरवाजा देखकर थोड़े से हैरान हो जाते हैं कि आखिर सिल्विया इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। सिल्विया के पिता हिम्मत करके घर के अंदर जाते हैं और अपनी बेटी को आवाज लगाने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। ये देखकर वो और भी परेशान हो जाते हैं और जैसे ही वो अपना कदम लिविंग रूम में रखते हैं तो वहाँ का मंजर देखकर उनको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता है। दरअसल लिविंग रूम में उसकी बेटी सिल्विया खून से लथपथ मरी पड़ी थी। हैरान करने वाली बात थी कि सिल्विया के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। एक पिता के आंखों के सामने उसकी बेटी की ऐसी हालत देखकर वो बिल्कुल बेजान हो गए। लेकिन हिम्मत करके वो आगे बढ़े तो देखते हैं कि सिल्विया के दोनों हाथ उसी के सर से बंधा था और सिल्विया का चेहरा एक तौलिया से ढका था। अभी सिल्विया के पिता को कुछ ऐसी चीजें भी देखनी थी जिसकी उम्मीद शायद वो सपने में भी नहीं कर सकते थे। सिल्विया के पिता हिम्मत करके जैसे ही अपनी बेटी के चेहरे पर से तौलिया हटाते हैं तो देखते हैं कि उसके सर में गोली लगी है और उसके चेस्ट के आसपास बेरहमी से चाकू घोंपा गया है।
सिल्विया की बेजान पड़ी लाश को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि कातिल ने इस घटना को अंजाम देने के लिए किस तरह से सिल्विया को टॉर्चर किया होगा। अपने होश संभालने के बाद सिल्विया के पिता पास पड़े तौलिया को उठाकर अपनी बेटी के शरीर को ढक देते हैं और पुलिस को इस घटना की जानकारी देते हैं और पुलिस को इस घटना की जानकारी देने के लिए टेबल पर रखे टेलीफोन के पास जाते हैं, लेकिन वो टेलीफोन काम नहीं कर रहा होता है। दरअसल कातिल ने टेलीफोन के तार को भी काट दिया था। सिल्विया के पिता तुरंत भागते हुए पास के टेलीफोन बूथ के पास जाते हैं और वहाँ से पुलिस को इस घटना की सारी जानकारी देते हैं। पुलिस अपनी टीम के साथ तुरंत घटना स्थल पर पहुंचती है और जरूरी सबूत इकट्ठा करती है और सिल्विया के पिता का बयान भी लेती है। बयान में सिल्विया के पिता बताते हैं कि वो सुबह चाय पर अपनी बेटी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो नहीं आई और जब वो अपनी बेटी के न आने का कारण पता करने उसके घर पर आए तो उन्हें मरी हुई हालत में सिल्विया मिली। पुलिस दोबारा से सिल्विया के शरीर पर पड़े तौलिया को हटाती है और जरूरी फोटोग्राफ्स क्लिक करती है। पुलिस को वहाँ ऐसे कई सारे सबूत मिलते हैं जिससे पुलिस को यह लगता है कि कातिल को पकड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन शायद पुलिस कहीं न कहीं कातिल को हल्के में ले रहे थे। सभी जरूरी एविडेंस कलेक्ट करने के बाद पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर फोरेंसिक डिपार्टमेंट वाले और भी कई सारे जरूरी सबूत इकट्ठा करने में जुट जाते हैं। वो देखते हैं कि लिविंग रूम की खिड़की को तोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन कातिल उसे तोड़ने में नाकामयाब रहा। जब फोरेंसिक टीम वाले बाथरूम में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ की खिड़की पूरी तरह से टूटी हुई है, जिससे कोई भी आदमी अंदर या बाहर आ जा सकता था। बाथरूम की खिड़की से निकलकर ये रास्ता पीछे के जंगल में जाता था। पुलिस पीछे की जंगल की भी तलाशी करवाती है, जिसमें जंगल के थोड़ी दूर जाने पर उन्हें टूटे हुए कांच के टुकड़े भी मिलते हैं। अब फोरेंसिक टीम वाले और एविडेंस कलेक्ट करने के लिए सिल्विया के बेडरूम की तरफ जाते हैं तो पाते हैं कि उसके बेड पर ढेर सारे खून के धब्बे हैं। ये देखकर फोरेंसिक टीम वालों को समझ नहीं आती कि जब सिल्विया का मर्डर लिविंग रूम में किया गया तो फिर बेड पर खून के धब्बे कैसे आ गए। फोरेंसिक टीम को एक के बाद एक कई सारे चौंकाने वाले एविडेंस मिल रहे थे। वो तुरंत बेडशीट, पिलो कवर, डोरमेट सभी चीजों को फोरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। अब पुलिस सबसे पहले सिल्विया के माँ बाप से ही पूछताछ करना शुरू करती है। पूछताछ करने पर पुलिस को एक बात पता चलती है कि 4 अगस्त की रात 11 बजे सिल्विया ने अपनी बहन को फोन किया था। मतलब साफ था कि कातिल ने 11 बजे के बाद ही इस ब्रूटल मर्डर को अंजाम दिया था। दूसरी तरफ फोरेंसिक टीम की जांच और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी थी, जिसमें सिल्विया के मरने के 2 कारण बताए गए। पहला कारण था सिल्विया की छाती पर चाकू से किया गया वार, जिसमें उसके हार्ट और लंग्स बुरी तरह से जख्मी हो गए और ब्लड लॉस होने के कारण उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उसके सर पर लगने वाली बंदूक की गोली को दूसरा कॉज ऑफ डेथ बताया गया। फोरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात लिखी गई थी कि सिल्विया को जान से मारने से पहले उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी किया गया था। चादर और पिलो कवर पर मिले सीमेन के मिले सैंपल से यह बात साफ साबित हो चुकी थी कि कातिल ने सिल्विया का बलात्कार भी किया था। इसके अलावा सिल्विया के गर्दन पर एक काला निशान भी देखा गया था, जिसे यह बात साबित होती है कि कातिल ने उसका गला घोटकर मारने की भी कोशिश की होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सिल्विया ने अपने आप को कातिल से बचाने के लिए काफी कोशिशें भी की थी। उसी दौरान उसके कई सारे नाखून टूट चुके थे। उस समय नाखूनों के टुकड़ों में मिले सैंपल की जांच करना संभव नहीं था, क्योंकि उस समय ऐसी कोई भी इक्विपमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था जिसकी मदद से डीएनए को बारीकी से देखा जा सके। पुलिस की फाइलों में यह केस 2 सालों तक बिल्कुल उलझा रहा और 2 सालों तक इस केस में कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिला। लेकिन पुलिस भी हार मानने वालों में से कहाँ थी, क्योंकि यह मर्डर पुलिस के लिए एक चैलेंज था और ये चैलेंज करने वाला कोई और नहीं बल्कि कातिल था। खैर, सिल्विया के मर्डर के 2 सालों के बाद 1993 में फोरेंसिक साइंस की टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसे आविष्कार हुए जिसके कारण इस मर्डर से जुड़े और भी कई सारी चीजें साफ हो गई। उस फोरेंसिक टेक्नोलॉजी में किसी भी डीएनए को काफी बारीकी से एग्जामिन किया जा सकता था और इस टेक्नोलॉजी का यूज करके पुलिस चादर और पिलो कवर पर मिले डीएनए की जांच करती है तो उसमें किसी दूसरे व्यक्ति का डीएनए आइडेंटिफाई होता है। लेकिन फोरेंसिक टीम वालों के लिए एक परेशानी थी, क्योंकि इतनी कम अमाउंट में मिली डीएनए को चादर और पिलो कवर से निकालकर डीएनए मैचिंग के लिए भेजना लगभग नामुमकिन था और एक बार फिर सिल्विया मर्डर केस वहीं का वहीं उलझ कर रह गया। लेकिन समय के साथ साथ विज्ञान ने भी काफी तरक्की की और साल 2000 में एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की जिससे डीएनए की क्लोनिंग कंप्यूटर पर भी की जा सकती थी। अब फोरेंसिक टीम वालों की रिक्वेस्ट पर चादर पर मिले डीएनए की क्लोनिंग की गई और उस डीएनए को एफबीआई कंप्यूटर में मौजूद सभी अपराधियों के डीएनए से मैच कराया गया। लेकिन फिर से पुलिस वालों को नाकामी का चेहरा देखना पड़ा। दरअसल वो डीएनए एफबीआई के किसी भी अपराधी के रिकॉर्ड से मैच नहीं हुआ और अब पुलिस वालों के साथ साथ
साथ FBI भी समझ चुकी थी कि इस ब्रूटल मर्डर केस को जिसने भी अंजाम दिया है उसका ये पहला मर्डर था। कुछ समय बाद पुलिस को एक फोन आता है जिससे पुलिस को लगता है कि शायद इस केस में शामिल असली कातिल पकड़ा गया। दरअसल एक चोर सिल्विया की मर्डर की जिम्मेदारी लेते हुए कहता है कि इस पूरे घटना को अंजाम देने के पीछे उसी का हाथ है, लेकिन बाद में पुलिस अपनी छानबीन में पाती है कि वह चोर असली कातिल नहीं है, वो बस फ्री का खाना और सिगरेट पीने के लिए जेल जाना चाहता था। और एक बार फिर ये केस अधूरा ही रह जाता है। इधर FBI वाले हर साल अपनी क्रिमिनल डेटाबेस रिकॉर्ड से चादर पर मिले सीमन के सैंपल के DNA को मैच कराते रहते, लेकिन उन्हें ऐसी कोई जानकारी हाथ नहीं लगी जिससे ये पता चल सके कि इस ब्रूटल मर्डर केस के पीछे किस शातिर अपराधी का हाथ है। साल 2020 का दौर आ चुका था, लेकिन अभी तक पुलिस फोरेंसिक टीम और FBI को बस नाकामयाबी ही हाथ लगी थी। लेकिन अचानक पुलिस वालों को एक यूनाइटेड डाटा कनेक्ट नाम की कंपनी के बारे में पता चलती है, जो हेल्थ रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए लोगों का DNA सैंपल अपने डेटाबेस में सेव करके रखती है। जैसे इस कंपनी की खबर FBI वालों को लगती है, वो तुरंत उनके डेटाबेस का एक्सेस लेकर अपने सैंपल DNA का रिकॉर्ड उनके डेटाबेस के DNA रिकॉर्ड से मैच कराने की कोशिश करने लगते हैं। और फिर FBI को एक ऐसी बात पता चलती है जिसे जानने के बाद पुलिस भी हैरान हो जाती है। दरअसल चादर पर मिले DNA का सैंपल सिल्विया के फैमिली ट्री के मिले DNA से मैच हो जाती है। अब पुलिस को एक ऐसा सबूत मिल चुका था जिसके आधार पर पुलिस रूल आउट करके कातिल तक पहुंच सकती थी। अब पुलिस ये समझ चुके थे कि कातिल जो भी है वो सिल्विया के आसपास ही रहता था। पुलिस एक बार फिर से अपनी छानबीन में तेजी लाती है और पुलिस की शक की सुई सिर्फ एक ही व्यक्ति पर जाती है। वो जो भी व्यक्ति था, लेकिन वो 1981 में सिल्विया के घर में 20 किलोमीटर की दूरी पर रहता था। 2020 में पुलिस उस व्यक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू करती है और पुलिस को पता चलता है कि अब वो व्यक्ति नेब्रास्का नाम के एक जगह पर रह रहा है। अब पुलिस उस व्यक्ति को अपने रडार पर लेती है और उसका पीछा करना शुरू करती है। एक दिन उसके घर के बाहर कूड़ेदान में उसके घर से फेंके गए कचरे का एक बैग मिला। पुलिस चुपचाप उस कपड़े के बैग को उठाकर फोरेंसिक टीम को दे देती है, जिसमें फोरेंसिक टीम वालों को उसके द्वारा खरीदे गए कुछ सामानों के लिस्ट और सामान का बिल मिलता है। उस सामान के बिल में कोको कोला कैन का एक बिल भी मिलता है और संयोगवश उस कचरे के बैग से उस कोको कोला का कैन भी बरामद हुआ। अब पुलिस को लगता है कि शायद इस कैन की मदद से ये केस सॉल्व हो सकता है और पुलिस बिना देरी किए कैन पर से कुछ DNA सैंपल लेती है। और जब फोरेंसिक टीम उस DNA को घटना स्थल पर मिले चादर और पिलो कवर पर मिले DNA सैंपल से मैच करती है, तो कुछ फोरेंसिक टीम वाले तो हैरान हो जाते हैं और कुछ पुलिस वालों को खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि ये DNA सैंपल घटना स्थल पर मिले DNA सैंपल से मैच हो चुका था और 40 साल से उलझा यह केस एक कोको कोला की कैन की बोतल ने सॉल्व कर दिया था। पुलिस की एक टीम तुरंत नेब्रास्का के लिए रवाना होती है और उस घर से डेविड एंडरसन नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। 2020 में डेविड एंडरसन की उम्र 62 साल हो चुकी थी और इस व्यक्ति ने 40 साल पहले सिल्विया नाम की लड़की के साथ बलात्कार किया और सिर में गोली मारकर, छाती में चाकू मारकर बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी थी। पुलिस के अनुसार जब डेविड एंडरसन नाम के इस व्यक्ति ने सिल्विया का बलात्कार और मर्डर किया, उस समय इसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास रही होगी। शायद 22 साल की उम्र में डेविड एंडरसन ने ये क्राइम करते समय सोचा भी नहीं होगा कि उसके किए गए गुनाहों की सजा उसे अपने बुढ़ापे के 60 साल की उम्र में भुगतना पड़ेगा। अब सिल्विया के न्याय मिलने का समय आ चुका था। डेविड एंडरसन को कोर्ट में पेश किया जाता है और उस पर ट्रायल शुरू किया जाता है। कोर्ट में ट्रायल शुरू होने से पहले पुलिस को लगता है कि अब यह केस बिल्कुल सीधा और सिंपल है। घटना वाले दिन एंडरसन सिल्विया के घर में घुसा, सिल्विया के साथ बलात्कार किया और उसका मर्डर करके वहाँ से चुपचाप निकल गया। लेकिन इस कहानी में एक जबरदस्त मोड़ तब आया जब एंडरसन कोर्ट में पेशी के दौरान एक बयान देता है। बयान में वो बताता है कि सिल्विया का मर्डर उसने नहीं बल्कि उसके बॉयफ्रेंड ने किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। एंडरसन पुलिस से बचने के लिए बहानेबाजी कर रहा था और पुलिस भी यह जानती थी, क्योंकि पुलिस को मर्डर स्पॉट से केवल 2 ही DNA मिले, जिसमें पहला DNA सिल्विया का था और दूसरा डेविड एंडरसन का। डेविड के खिलाफ अब तक पुलिस के पास जितने भी सबूत थे वो सभी सच साबित होते हैं, क्योंकि सिल्विया के मर्डर की सुई सिर्फ एक ही इंसान पर आकर रुक रही थी और वो था डेविड एंडरसन। कोर्ट ने सारे सबूतों और गवाहों को देखते हुए डेविड एंडरसन को 2022 में उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन आज तक पुलिस को ये बात पता नहीं चल सकी कि आखिर डेविड एंडरसन ने सिल्विया को इतनी बेरहमी से क्यों मारा, और ये बात डेविड एंडरसन ने भी कभी नहीं बताई। इसलिए पुलिस वालों ने ये माना कि डेविड एंडरसन केवल सेक्सुअल मोटिव से सिल्विया के घर में घुसा था और बलात्कार करते समय सिल्विया के विरोध करने के कारण डेविड को गुस्सा आ गया होगा और बदला लेने के लिए उसने सिल्विया को इतनी बेरहमी से मार डाला। लगभग 42 साल के बाद सिल्विया को न्याय मिला, लेकिन सिल्विया को न्याय मिलने की खुशी उसके परिवार में से कोई नहीं देख पाया, क्योंकि अब तक उसके माँ बाप गुजर चुके थे। बस उसकी एक छोटी बहन थी जिसकी अब शादी हो चुकी थी। इस केस की सजा सुनाने वाले वकील को भी न्याय व्यवस्था पर असंभव हुआ कि कैसे पुलिस वाले और फोरेंसिक टीम के कुछ लोगों ने इस केस पर 40 सालों तक काम किया और अंत में एक ऐसे अपराधी को सजा दिलवाई
आई जिसका सुराग मिल पाना मुश्किल था। इस रियल क्राइम घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।